हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय रा एकेडमी यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं उत्तर वैदिक काल के भौगोलिक विस्तार के बारे में। दोस्तों, इसके पिछली वीडियो में हमने बात किया था उत्तर वैदिक काल के बारे में, आपको महत्वपूर्ण तथ्य उपलब्ध कराए थे। दोस्तों, अगर यह जानकारी आपके एग्जाम के लिहाज से महत्वपूर्ण लगे तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों शेयर जरूर करें। तो चलिए दोस्तों, बिना समय गंवाए हुए हम उत्तर वैदिक काल के भौगोलिक विस्तार के बारे में जानते हैं। दोस्तों, आपको बताया गया था कि पिछली वीडियो में उत्तर वैदिक काल का जो काल निर्धारण था वो 1000 से 600 ईसा पूर्व माना जाता है। दोस्तों, उत्तर वैदिक काल में आर्यों की भौगोलिक सीमा का विस्तार गंगा नदी के पूर्व में हुआ था। भौगोलिक सीमा का विस्तार उत्तर वैदिक काल में गंगा नदी के पूर्व में हुआ था। विस्तार गंगा नदी के पूर्व में हुआ। जब लोहे के उपकरण बनने लगे तो गंगा यमुना दोआब क्षेत्र के जंगलों को साफ करना अधिक आसान हो गया। आर्यों का सामना पूर्वी उत्तर प्रदेश एवं उत्तरी बिहार में ऐसे लोगों से हुआ जो तांबे और औजार एवं काले लाल मृदभांड का प्रयोग करते थे। काले एवं लाल मृदभांड का यह लोग प्रयोग करते थे। काले एवं लाल का मृदभांड का यह लोग प्रयोग करते हैं, जबकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में उनका सामना तांबे के औजार एवं गेरुआ मृदभांड का प्रयोग करने से हुआ था। दोस्तों, लोहे के हथियार एवं अश्वचलित रथ के कारण वैदिक लोग इस काल में सफल रहे। लोहे का हथियार एवं अश्वचलित रथ यानी घोड़े से चलने वाले रथ के कारण वैदिक लोग इस काल में सफल रहे। दोस्तों, कहा जाता है कि गंगा यमुना दोआब से आर्यों का विस्तार सरयू नदी तक हुआ था और सरयू नदी के किनारे कोशल राज्य की स्थापना हुई। तो कोशल राज्य की स्थापना कहाँ हुई? सरयू नदी के किनारे हुई थी। नदी के किनारे राज्य की स्थापना हुई। फिर आर्यों का विस्तार वर्णावती नदी के किनारे हुआ और काशी राज्य की स्थापना हुई। आर्यों का विस्तार वर्णावती नदी के किनारे हुआ और फिर काशी राज्य की स्थापना हुई। कहा जाता है कि उसके बाद आर्यों ने सदानीरा नदी, गंडक नदी के किनारे विदेह राज्य की स्थापना की। कोई सदानीरा नदी, ये पॉइंट आप लोग याद रखिएगा, ये एग्जाम में बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न इस पे बनता है। सदानीरा नदी, गंडक नदी के किनारे विदेह राज्य की स्थापना की। इस प्रकार आर्यों का विस्तार कोशल, काशी, विदेह तक हुआ। दोस्तों, मगध तथा अंग अभी आर्य संस्कृति से बाहर था। अथर्ववेद में मगध के लोगों को तिरस्कार पूर्ण की दृष्टि से देखा गया है। अथर्ववेद में मगध के लोगों को तिरस्कार पूर्ण की दृष्टि से देखा गया है तथा उन्हें वात्र कहकर कहा गया है, जो प्राकृतिक भाषा बोलते थे। उन्हें वात्र
वात्र कहकर पुकारा गया है, जो प्राकृतिक भाषा बोलते थे। आर्य सभ्यता का विस्तार अभी तक विंध्य पर्वत के दक्षिण भाग में नहीं हो पाया था। विंध्य पर्वत के दक्षिण भाग में नहीं हो पाया था, अर्थात आर्यों ने विंध्याचल प्रदेश तक विस्तार किया। जैसे जैसे आर्य पूरब की तरफ बढ़ते गए, वे पश्चिम के प्रदेशों को भूलते गए। दोस्तों, उत्तर वैदिक साहित्य में हिमालय की चर्चा हुई है, जिसकी चोटी के रूप में त्रिककूद, कौंच, मैनाक का उल्लेख हुआ है। इसके आधार पर कहा जा सकता है कि इस काल में भी उत्तरी सीमा हिमालय थी। चूंकि आर्यों का पूरब की ओर विस्तार हुआ था, इसलिए पश्चिमी सीमा पूरब की भांति अफगानिस्तान का पूर्वी भाग ही रहा होगा। हिमालय की चर्चा कहाँ हुई है? तो उत्तर वैदिक साहित्य में। उत्तर वैदिक साहित्य में हिमालय की चर्चा हुई है, जिसकी चोटी के रूप में त्रिककूद, क्रौंच एवं मैनाक का उल्लेख है। इसी के आधार पर कहा जा सकता है कि इस काल में उत्तरी सीमा हिमालय ही थी, हिमालय रही होगी। चूंकि आर्यों का पूरब की ओर विस्तार था, इसलिए इसकी पश्चिमी सीमा पूरब की भांति अफगानिस्तान का पूर्वी भाग ही रहा होगा। दोस्तों, उत्तर वैदिक काल का आर्यों का भौगोलिक विस्तार नॉर्थ में हिमालय, साउथ में विंध्य पर्वत के दक्षिण भाग, और वेस्ट में अफगानिस्तान का पूर्वी भाग, और ईस्ट में सदा नीरा गंडक नदी, जो उत्तरी बिहार में। तो दोस्तों, यह थी उत्तर वैदिक काल के भौगोलिक विस्तार के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी। अगर यह जानकारी आपके एग्जाम के लिहाज से महत्वपूर्ण है तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें दोस्तों, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। दोस्तों, इसी के साथ हम यह वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में किसी अलग टॉपिक्स के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त हमें। धन्यवाद।